बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी हमारी आपको कैप्शन से अंदाजा हो चुका होगा कि हमारा जो टॉपिक है वो है PRC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और उसका मॉडल पेपर डिस्कस करना। उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि हमारा PRC 4 का जो बैच है सितंबर अटेम्प्ट का वो इंशाल्लाह 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है एंड PRC 5 का भी अलॉन्ग विद, तो जाहिर सी बात है दोनों सब्जेक्ट में कराता हूँ। अच्छा, अब इसके साथ इंपॉर्टेंट क्या बताना है वो ये है कि ये हमारा बैच जो होगा उसकी डुअल नेचर है, मतलब हम इसमें डेली बेस पे 2 क्लासेस किया करेंगे। ऑलमोस्ट मिनिमम हमारी 20 क्लासेस होंगी। 10 चैप्टर हैं और मैक्सिमम इससे ऊपर भी हो सकती हैं, डिस्कशन क्लासेस भी हो सकती हैं। दो क्लासें कैसी होंगी तो बेटा, एक क्लास जो हमारी हुआ करेगी वो हुआ करेगी थ्योरी की और कंसेप्ट की, और जो सेकंड क्लास हुआ करेगी वो हमारी हुआ करेगी प्रैक्टिस की क्लास, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस किया करेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन कि भाई क्या आई क्या प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करता है या थ्योरी पे फोकस करता है, तो हमें ये मॉडल पेपर की डिस्कशन से ही पता चल जाएगा कि आई कैप का बेसिकली पैटर्न है क्या, वो किस चीज को ज्यादा देख रहा है। तो पहले जब ये अकाउंटिंग कैप लेवल पे था तो इसकी एक डिफरेंट अप्रोच थी, एक डिफरेंट साइकी थी इसको क्लियर करने की, इसको प्रिपेयर करने की। लेकिन PRC में ये टोटली डिफरेंट अब इसकी साइकी हो चुकी है और हम इसे कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। चलें अपने वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो थोड़ा सा सबसे पहले मॉडल पेपर को देखते हैं। अच्छा, ये पूरी एक सीरीज होनी है, मतलब एक वीडियो में नहीं हो सकते, क्यों, हमने जस्ट आंसर नहीं करने बल्कि हमने इसको एक्सप्लेन करना है, लॉजिकली चीजों को क्लियर करना है। आपके बहुत सारे PRC के कंसेप्ट जो है वो इसी डिस्कशन में ही क्लियर हो जाएंगे और हमारी तकरीबन तमाम मुश्किल जो है वो हल हो जाएंगी। तो लिहाजा हम इसमें क्या करेंगे कि 41 MCQs है टोटल, मतलब क्वेश्चन है, जिसमें से लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली फाइनल अकाउंट का है एंड वो 20 मार्क्स का है। तो बाकी 40 MCQs है वो 2-2 मार्क्स के 80 जो है वो पोर्शन कवर कर लेते हैं। तो इसमें से ज्यादातर जो है वो थ्योरी और कंसेप्ट है, मतलब 20% जो हमारा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है वो तो वर्किंग पे है, मतलब आपकी उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी खासी। लेकिन बाकी जो 80% पोर्शन है वो कंसेप्चुअल बेस्ड है। इस स्टेज के ऊपर आई कैप कोई आपसे लंबे चौड़े फॉर्मेट या उन चीजों में आपकी वर्किंग या आपको कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में नहीं उलझाना चाह रहा। वो बेसिकली क्या है जी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, कि भाई आपको कम से कम इंट्रोडक्शन हो जाए कि अकाउंटिंग होती क्या है, मुख्तलिफ इसके कंसेप्ट। मेन चीज जो है वो अकाउंटिंग के अंदर वो है अकाउंटिंग इक्वेशन और मुख्तलिफ किस्म की डॉक्यूमेंट्स या स्टेटमेंट। तो इनका अगर आपको कंसेप्ट या लॉजिक्स क्लियर हो जाते हैं तो आपका पेपर ये इजीली निकल जाता है। तो लिहाजा सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना मेरे ख्याल में कोई वाइजली डिसीजन नहीं है। अगर मैं कहूँ कि वाइज चीज क्या है तो हमें इसकी वेटेज के हिसाब से जाना पड़ेगा कि भाई कितनी वेटेज उसने प्रैक्टिस को दिया या कैलकुलेशन को दिया और कितनी वेटेज उसने कंसेप्ट को दिया। तो आई थिंक 80%, 75 to 80% वेटेज जो है उसने थियोरेटिकल पोर्शन, कंसेप्ट और लॉजिक्स को दिया है, और बाकी जो है वो हमारी 20%, आप कह सकते हैं 25%, वो हमारा जो है वो प्रैक्टिकल पोर्शन को उसने दिया। तो हम भी इतनी ही एफर्ट करेंगे, मेन फोकस हमारा पेपर निकालना होना चाहिए। ठीक है, चलें जी, मूविंग ऑन। तो हम सबसे पहले अपना पहला MCQs करते हैं और हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्या वो कहता है, इनकम अराइज फ्रॉम इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी रिजल्टिंग इन। कि अगर कोई ऐसी, पहले आपने हमेशा क्या करना है, एक बात ध्यान में रखनी है बेटा, कि आई कैप जो है वो इंग्लिश में खेलता है। आप अभी नया नया CA में आए तो ज्यादातर आप में से FSC बैकग्राउंड से होंगे, कुछ मेडिकल के होंगे, कुछ नॉन मेडिकल के होंगे, तो हमारी अंग्रेजी जो है वो वैसे ही पूरी सूरी होती है। तो लिहाजा हम जल्दबाजी में जो हमें समझ आ रहा होता है हम कहते हैं जिसका मतलब हुआ है, नहीं, वैसा नहीं करना। पहला काम आपने क्या करना है कि आपने हमेशा उस लाइन को ट्रांसलेट करना है अपने माइंड में, उर्दू के अंदर वो कहता क्या है, इसके की पॉइंट्स निकालने हैं, उसको अंडरस्टैंड करना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। स्ट्रेट क्वेश्चन कोई नहीं होगा, हमेशा किसी क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई लॉजिक होगा, ट्रिक होगा, आपको सोचना मस्ट पड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा, अभी जब हम इनको करेंगे हम देखेंगे हम इनके ऊपर कितना दिमाग खपाते हैं और इन चीजों को कितना एनालाइज करते हैं। वो कहता है इनकम अराइज फ्रॉम इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी रिजल्टिंग, कि अगर कोई ऐसी इनकम राइज होती है जो एसेट के इंक्रीज होने से होती है या लाइबिलिटी के डिक्रीज होने से होती है। पहला क्वेश्चन, इनकम किस किस तरीके से आ सकती है, हमारे पास इनकम हमें किस किस तरीके से मिल सकती है। एक तो हमें मेजर तरीका सबको पता है, सेल से आ सकती है। इसके अलावा और भी कई तरीकों से हमारी इनकम होती है, लेकिन हम उसको पता नहीं है या हम उसको एनालाइज नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कहीं से डिस्काउंट मिला है, हमें, हमने किसी से परचेज की थी और हमें वहां से डिस्काउंट मिल गया, तो वो बेसिकली हमारी इनकम है। अब क्या वो हमें सेल से आई है, नहीं। अच्छा, दूसरा, किस तरह के हमारे एसेट्स पड़े होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ डेप्रिसिएशन, और आप आगे जाके इसको पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस के बारे में। कि अगर कोई हमारे पास एसेट्स पड़े होते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ती रहती है। मिसाल के तौर पे अभी रिसेंट देखें आप, किस तरह गाड़ियों की प्राइस बहुत ज्यादा हाइक पे चली गई। आपने जो गाड़ी आज से 5-6 साल पहले 7 लाख की थी वो 20 लाख की हो चुकी है, उसी कंडीशन में 20 लाख की हो चुकी है। तो ये क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ। ये जो इंक्रीज इन एसेट है ये बेसिकली वक्त के साथ साथ हम इसको रियलाइज गेन में लेके जाते हैं, इसको हम अपनी इनकम में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम अपनी इनकम में कन्वर्ट करते हैं। ये जो ज्यादा हो गया है
ये क्या है, ये हमारी इनकम ही तो है। अभी आप सिंपल इतना समझिए कि ये इनकम है, इसको टेक्निकल नहीं करना। अगर किसी शख्स का R1 R2 के कंसेप्ट मौजूद है, रियलाइज्ड गेन अनरियलाइज्ड गेन, उस पंगे में नहीं पड़ना। अभी यहाँ पे बेसिक ही रहना है कि अगर आपके पास एक एसेट पड़ा है, उसकी वैल्यू बढ़ गई, वो क्या है, जो इंक्रीज इन वैल्यू है, वो 100 रुपए का एसेट जो है वो 200 का हो गया, तो ये जो 100 रुपए इंक्रीज हुई है, ये हमारी इनकम है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन कि ये इनकम आएगी कहाँ पे, मतलब ये इनकम आएगी कहाँ पे, ये इसका इम्पैक्ट क्या होना है, इसका इम्पैक्ट क्या होना है। अच्छा, दूसरा, लाइबिलिटी डिक्रीज होने से, मिसाल के तौर पे हमने किसी का कर्जा देना था, उसने हमें कर्जा माफ कर दिया, तो क्या हुआ, ये हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, तो ये हमारी इनकम बन गई। अब बेटा देखो, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, थोड़ा सा पहले अकाउंटिंग इक्वेशन को समझना जरूरी है। वो होती है हमारी एसेट्स इक्वल टू कैपिटल, मेरी राइटिंग को थोड़ा सा आपने इग्नोर करना है, ओके, इक्वल टू प्लस लाइबिलिटीज, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम इसको थोड़ा सा और ब्रेकअप करते हैं। हम देखते हैं कि कैपिटल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट। कैपिटल के अंदर बेसिकली क्या आता है, एक तो होता है ऑनर इक्विटी, जिसका हमें सबको पता है कि ऑनर इक्विटी होती है। इसके अंदर दूसरा आता है हमारा रिजर्व्स, और तीसरा इसके अंदर होता है हमारा प्रॉफिट और प्लस लाइबिलिटीज। ये पूरी इक्वेशन है बेसिकली। ये तीन जो है, ये हमारी कैपिटल का ब्रेक डाउन है। ये जो हमारा कैपिटल है बेसिकली, उसके अंदर ये तीन चीजें आ रही होती है, ऑनर इक्विटी आ रही होती है, हमारे रिजर्व्स आ रहे होते हैं। रिजर्व से मुराद क्या है, ये भी हमें आगे चल के आपको पता चलेगा कि रिजर्व्स क्या होते हैं। बस अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दिया कि बड़े बड़े एसेट की कीमत बढ़ गई है, या हमने कहीं से क्या कहते हैं शेयर सेल किया, और उसके ऊपर हमने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव किया, नॉमिनल अमाउंट से ऊपर शेयर सेल किया, तो ऊपर वाली अमाउंट हमारे रिजर्व में जाती है। रिटेन अर्निंग होती है, पिछले 10-15 साल का प्रॉफिट हमारा जो कंबाइन होकर आ रहा होता है, पीछे हमारे पास सेविंग में पड़ा होता है, हमने निकाला नहीं होता बिजनेस में से, तो वो इस रिजर्व में से आ रहा होता है। और प्लस करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट होता है, वो इसके अंदर आ रहा होता है। ठीक है, अब बेटा ये जो प्रॉफिट होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। ये क्या होता है, एक होता है हमारा नेट सेल से आने वाला प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, और दूसरा इसके अंदर होती है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक है, दूसरी इसके अंदर क्या होती है, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। अब अदर कंप्रीहेंसिव इनकम क्या होती है बेटा, वो यही होती है इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट के लाइबिलिटी। इस तरीके से जो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है, उसको हम अदर कंप्रीहेंसिव इनकम कहते हैं। तो ये हमारी इनकम कहाँ जाती है, ये हमारी जाती है प्रॉफिट के अंदर या रिजर्व्स के अंदर जाती है। ये हमारी ऑनर इक्विटी का पार्ट नहीं होता। मतलब हमारी ऐसी इनकम जो एसेट्स की इंक्रीज या डिक्रीज से, एसेट्स की इंक्रीज या लाइबिलिटी की डिक्रीज से, ठीक है, इससे हमें आती है, तो वो हमारी ऑनर इक्विटी का पार्ट ही होता है। ऑनर इक्विटी का पार्ट क्या होता है, सिंपल जो पैसा ऑनर दे रहा होता है, वो ऑनर इक्विटी कहलाती है, उसके बाकी कंपोनेंट नहीं होते। तो लिहाजा इनकम से आने से क्या होगा, ऑनर डिक्रीज इन इक्विटी अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ओनर, कि भाई क्या इक्विटी डिक्रीज हो रही है, इस सारे को इक्विटी कहते हैं। मतलब ये पूरा कैपिटल जो है, इसका दूसरा नाम इक्विटी आप इसको दे सकते हैं। तो लिहाजा क्या ये सारी डिक्रीज हो रही है इनकम आने से, नहीं, इनकम आने से तो ये हमारी बढ़ रही है। चलो जी, पहला गलत। इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ओनर, कि भाई इक्विटी में इंक्रीज तो हो रही है। इक्विटी के कितने कंपोनेंट है, अभी मोटे मोटे हमारे सामने ये तीन कंपोनेंट है। इसमें से किसके अंदर इंक्रीज हो रही है, क्या वो कहता है कि भाई इंक्रीज तो हो रही है इक्विटी के अंदर, लेकिन देखना यह है कि इनमें से किस कंपोनेंट में इंक्रीज हो रही है। क्या ऑनर इक्विटी में हो रही है, नहीं, क्यों, ऑनर इक्विटी में तब इंक्रीज होगी जब ऑनर अपनी जेब से पैसा डालेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। तो फिर इसका मतलब है कि अदर देन ऑनर इक्विटी जो कंपोनेंट है, उसके अंदर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अच्छा, ये वाला हमें लॉजिक लग रहा है, बिल्कुल क्लियर है, देखते हैं। लेकिन अगला हो सकता है कोई और भी हमारा इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर मौजूद हो। उसके बाद वो कहते हैं इंक्रीज इन इक्विटी इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ओनर, क्या ये इक्विटी इंक्रीज कर रही है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ओनर के साथ मिलके, आई डोंट थिंक सो, ओनर का कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ रहा। और इसी तरह डिक्रीज इन इक्विटी इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ओनर, क्या डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज वाले तो दोनों गलत है, इंक्रीज वाले ये दो हैं। अब इनमें से ठीक कौन सा है, तो भैया क्या, अब जो इनमें से डिसाइडिंग पॉइंट है कि कौन सी चीज जो है वो इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही, तो ऑनर इक्विटी इंक्रीज नहीं हो रही। इंक्रीज इन इक्विटी, ओवरऑल इक्विटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन ऑनर इक्विटी इंक्रीज नहीं हो रही। ठीक है,
ऑर्डिनरी इक्विटी इंक्रीज नहीं हो रही, तो लिहाजा हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। ठीक हो गया। तो लिहाजा इस तरीके से हमें सोच के क्वेश्चन को आंसर करना है, और ये इस लेवल पे कंप्लेक्सिटी इसके अंदर मौजूद है। आपको इतना दिमाग लड़ाना पड़ना है, देन आपको जाके होगा। अब इतना दिमाग लड़ाने का टाइम नहीं होना वहां पे। तो इसका सीधा सा सोल्यूशन है कि प्रैक्टिस साथ साथ करते जाएं, आपका दिमाग जो है वो कैलकुलेटर की तरह काम कर रहा हो। उसके बाद हम दूसरे एमसीक्यूज पे चलते हैं। वो कहते हैं विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एट बिजनेस ट्रांजैक्शन। इन दो चार उसने दिए, तो ये बात भी हमें क्लियर हो गई कि सिर्फ एक आंसर करेक्ट नहीं होगा, एक से ज्यादा आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि दो ऐसी चीजें सिलेक्ट करो, दो ऐसी ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन। और बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? कोई भी बेटा ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे कंपनी के फाइनेंशियल इफेक्ट हो, उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है, सिंपल से वर्ड में। और भी टेक्निकल डेफिनेशन है। तो वो कहता है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो कंपनी के फाइनेंशियल्स को इफेक्ट कर रही है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। अच्छा, वो कहते हैं बिजनेस पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द प्रीवियस ईयर। कि बिजनेस ने पिछले साल एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया था, हम पिछले साल नहीं पे कर पाए थे, या पिछले साल का बिल हमें रिसीव इस साल हुआ, और हम बिजनेस का बिल पे कर देते हैं। क्या ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है? बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो हमें देखना होगा कि इससे हमारे फाइनेंशियल इफेक्ट होते हैं। जी बिल्कुल। क्या होगा? बिजनेस का पैसा कम हो रहा है, ठीक है, क्यों? हम बिल पे कर रहे हैं। और दूसरे तरीके से हमारी लाइबिलिटी भी कम हो रही है, जो हमारा पेबल आ रहा होगा, जाहिर बात है पिछले महीने पे नहीं किया पिछले साल, तो इस साल पे कर रहे हैं। तो ये तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रही है। ऑनर पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ऑनर्स रेजिडेंस फ्रॉम पर्सनल कैश। के एक ऑनर है, उसने अपनी जेब से अपने घर का बिल दिया। अब वो ये भाई उसका अपना पर्सनल मैटर है, बिजनेस मैटर नहीं है। इसका बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑनर सेपरेट होता है बिजनेस से। ऑनर की अपनी पर्सनल किसी किस्म की भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कुछ करता रहे, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कंसीडर नहीं होगी। ठीक हो गया। तो लिहाजा ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं बिजनेस रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस व्हिच विल बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर। ये ऑफिस ने हमारे बिजनेस का बिल आया है, लेकिन हमने पे अगले साल में करना, तो पे तो नहीं कर रहे हम इस साल, तो मतलब इसका हमारे फाइनेंशियल पे इस साल कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ऐसा है? नहीं। अक्रूवल कंसेप्ट जो है वो इस चीज की इजाजत नहीं देता। वो कहता है कि देखो, अगर आपने बिल पे करना है, पे किया है या नहीं किया डजंट मैटर, आपने उसकी डबल ट्रांजैक्शन मस्ट पास करनी। क्या होगा ये कि हमने बिल रिसीव कर लिया है लेकिन पे नहीं किया, तो पेबल रिकॉर्ड कर देंगे भाई। हमारा एक पेबल आ जाएगा, और हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे। जब अगले साल पे करेंगे तो हम अपना पेबल, जिस तरह हमने ये वाली एंट्री जो है, इस एंट्री का ये एंट्री फर्दर, मतलब जब हम पे करेंगे तो ये एंट्री पास करेंगे। जब बिल आया तो हमने एंट्री क्या पास की? एक्सपेंस हमारा डेबिट हो गया, पेबल हमारा क्रेडिट हो गया। जब हम पे करेंगे तो क्या होगा? कैश क्रेडिट होगा, पेबल डेबिट हो जाएंगे, तो दोनों नेट ऑफ हो जाएगा फिगर। तो लिहाजा ये भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। और वो कहते हैं ओनर रिसीव इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ओनर रेजिडेंस। भाई वो तुम्हारा अपना पंगा है, जो मर्जी करते हो करो, देख तो हमें उसके साथ लेना देना नहीं है, तो उसके पर्सनल मामला हमारे नहीं है। तो लिहाजा ए और सी ये दो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बी और डी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, इसका बिजनेस की फाइनेंशियल पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमारा दूसरा एमसीक्यूज है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड एमसीक्यूज के ऊपर। वो कहता है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है कि भाई ये चार ऑप्शन है, इसमें से दो ऑप्शन मैंने ऐसे दिए हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होते। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो और नोट्स। मतलब पांच छह हमें पता है कि उनके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेट के अंदर आती है। तो देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, यहाँ पे देखना, इस चीज से आपने हमेशा धोखा खाना है। ये जहन में रखना है कि वो कहाँ पे नॉट लगा रहा है, कहाँ पे नॉट नहीं लगा रहा। तो वो कह रहा है कि देखो इन चार ऑप्शन में से दो नहीं है, दो होंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होंगे, दो नहीं होंगे। तो हमने क्या ढूंढना है? जो दो पार्ट नहीं है। तो कह रहा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जी बिल्कुल ये तो पार्ट है, हमें कौन सा चाहिए? जो नहीं है। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जी बिल्कुल ये भी पार्ट है, जो हमें चाहिए क्या? जो नहीं है। ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होती, बल्कि ये क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिव्यू करके एक रिपोर्ट दी जाती है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होती, ये बात ध्यान में रख लिया आपने बेशक। उसके बाद डायरेक्टर रिपोर्ट, तो ये भी एक मैनेजमेंट रिपोर्ट होती है, ये
फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होती। तो लिहाजा ये दो ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे, ये दो रॉन्ग होंगे। ये दो कंपोनेंट जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होंगे। ये हमारा तीसरा जो है वो एमसीक्यूज हो गया। उसके बाद हमारा चौथा एमसीक्यूज वो क्या कहता है, द एसेट ऑफ अ बिजनेस वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ, टोटल एसेट ऑफ अ बिजनेस वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ, कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन है जिससे बिजनेस के टोटल एसेट चेंज होंगे। टोटल एसेट्स की इक्वेशन क्या है, टोटल एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स एंड प्लस नॉन करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स की इक्वेशन यही है ना। करंट एसेट्स में क्या होता है, कैश, बैंक, इन्वेंट्री, एडवांसेस वगैरह वगैरह। नॉन करंट एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये सारी नॉन करंट एसेट्स होती हैं। तो देखते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें से नेट रिजल्ट जो है वो चेंज होगा। बास ट्रांजैक्शन तो ऐसे होंगी, एक बढ़ रहा होगा दूसरा कम हो रहा होगा, नेट रिजल्ट जीरो। ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा होगा तो नेट रिजल्ट जीरो। लेकिन हमने ये देखना है कि किस में एसेट चेंज हो रहे होंगे, टोटल एसेट चेंज हो रहे होंगे। बाकी देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा, मैं टोटल एसेट की इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। इसे कंफ्यूज नहीं करना अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ कि आप लाइबिलिटीज और कैपिटल भी उठा के साथ मिले हैं, तो उनका इंपैक्ट हमारा कंसर्न नहीं है। हमने ये देखना है कि कौन सी इसमें से ट्रांजैक्शन है जिससे टोटल एसेट चेंज होंगे। ठीक है, वो कहते हैं वेजेस बीइंग पेड इन कैश, कि हमने एम्प्लॉयज को तनख्वाह दी कैश में, क्या हुआ, हमारा करंट एसेट कम होगा, टोटल एसेट डिक्रीज हो जाए। चेंज आई, जी बिल्कुल आई। दूसरा इंपैक्ट कहां पे जाएगा, हमें उससे लेना देना नहीं है। दूसरा इंपैक्ट वेजेस है, एक्सपेंसेस में है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट में जाएगा, प्रॉफिट से हमारे इक्विटी में आ जाएगा। एसेट के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। तो लिहाजा इससे कैश में जब हम पे कर रहे हैं तो हमारा कैश कम हो रहा है और ये हमारा अफेक्ट कर रहा है। नॉन करंट एसेट बीइंग परचेज ऑन कैश, कि हमने एक लैंड खरीदी, कोई भी नॉन करंट एसेट, एग्जांपल लेते हैं हमने लैंड खरीदी कैश से, क्या होगा, कैश कम हुआ, लैंड बढ़ गई, टोटल रिजल्ट जीरो। चेंज हुआ नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब नॉन करंट एसेट बीइंग परचेज ऑन कैश, कि अगर हमने एक एसेट खरीदा है तो एक बढ़ जाएगा एक कम हो जाएगा, नेट रिजल्ट जीरो। 5 लाख से हमारा कैश कम हो रहा है तो 5 लाख से हमारा फिक्स एसेट बढ़ रहा है, तो भैया नेट रिजल्ट तो, नेट चेंज तो जीरो हुई। इनकी चेंज क्या होगी, माइनस करेंगे तो चेंज तो जीरो हुई, कोई चेंज नहीं होगी। तो लिहाजा इससे भी चेंज नहीं होगा। अ सप्लायर बैलेंस बीइंग पेड बाय चेक, कि हमने एक सप्लायर्स को पैसे देने थे, सप्लायर किसको कहते हैं, क्रेडिटर, उसको हमने चेक के जरिए जो है वो पेमेंट की, चेक के जरिए हमने उसको पैसे दिए। क्या इससे हमारे एसेट्स इफेक्ट होंगे, देखिए सप्लायर था उसको हमने लाइबिलिटी से पेमेंट कर दी। जब हम चेक इशू करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपना बैंक अकाउंट कम करते हैं और जो है हमारा लाइबिलिटी कम हो जाएगी उस साइड से। एसेट का नेट रिजल्ट तो चेंज हुआ, एसेट चेंज होगा, बिल्कुल होगा। और तीसरा क्या है, चौथा क्या है, नॉन करंट एसेट्स बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट, कि हमने क्रेडिट के ऊपर नॉन करंट एसेट परचेज किए हैं, उससे हमारा जो है वो क्रेडिट पे परचेज किया तो इससे हमारे एसेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, जी बिल्कुल, हमारा नॉन करंट एसेट परचेज किया ये तो बढ़ जाएगा। दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, क्या एसेट्स के अंदर है, नहीं, दूसरा लाइबिलिटी के अंदर होगा, पेबल के अंदर होगा। तो लिहाजा इन तीन केसेस में जो है वो हमारे एसेट्स चेंज होंगे, एक केस में हमारे एसेट्स चेंज नहीं होंगे, क्या, नॉन करंट एसेट्स बीइंग परचेज्ड ऑन कैश। इस केस में हमारे करंट एसेट टोटल जो है वो हमारे एसेट जो है वो चेंज नहीं होंगे। बाकी तीनों केसेस में इसमें क्या चेंज आएगी, कैश कम हो जाएगा, इसमें क्या चेंज आएगी, हमारा बैंक कम हो जाएगा, इसमें हमारी क्या चेंज आएगी, हमारा एसेट बढ़ जाएगा। इन दो में एसेट डिक्रीज होंगे हमारे, और इस तीसरे में एसेट बढ़ेगा, और मिडल वाले में कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये हमारा चौथा एमसीक्यूज है। उसके बाद ये हमारा पांचवा एमसीक्यूज है, और ये टेक्निकल भी है, इसको हमने एक मिनट दीजिए, हाँ जी। उसके बाद ये हमारा पांचवा एमसीक्यूज है और ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है, इसको हमने ज़रा डिटेल में देखना है, गौर से समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है।
कि ये चीजें कैसे हो रही हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन जब आपके सामने आए ना, जिसके अंदर काफी सारी चीजें हो, काफी सारी वर्किंग हो, आपने उसके कंपोनेंट सेपरेट करना शुरू कर देने। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, हम तमाम उनके कंपोनेंट जो है उनके अलहदा कर लें, और उनकी आपने कोशिश करिए कि डबल एंट्री साथ साथ पास करते जाना है। कंपोनेंट को आपने सेपरेट करके उनकी डबल एंट्री पास करते जाना है साथ साथ वर्किंग में, तभी ये आसानी से हो पाएंगे। पढ़ते क्वेश्चन वो कहता है, अ बिजनेस कमेंस विद कैपिटल इन कैश ₹150,000। उसके बाद वो कहता है इन्वेंट्री ऑफ ₹100,000 वाज परचेज फॉर कैश एंड हाफ ऑफ इन्वेंट्री वाज सोल्ड एट मार्कअप ऑफ 20% ऑन क्रेडिट। फर्नीचर ऑफ ₹40,000 वाज परचेज ऑन क्रेडिट। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हमें जिस अकाउंटिंग इक्वेशन का पता है, हम सिंपल ये लिखते हैं, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। उसने एक गेम तो ये की है कि यहाँ पे उसने काफी सारे अकाउंट्स ऑफ हेड्स को एट अ टाइम इफेक्ट कर दिया है, और दूसरे नंबर पे जो उसकी चीज है वो ये है कि उसने इस अकाउंटिंग इक्वेशन को भी उल्टा करके पूछा। उसने ये इक्वेशन नहीं पूछी, बल्कि उसने क्या पूछा है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज तो हमने क्या करना है, हम नॉर्मली ये वाली इक्वेशन बना के दे देते और इक्वल टू जनाब हमने तो कैपिटल। उसने ये पूछा, तो हमने क्या करना है, हम नॉर्मली ये वाली इक्वेशन बना के दे देते और हम खुश हो जाते कि जनाब हमने तो अनी पा के रख दिया। नहीं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसको एनालाइज करना है और इसके कंपोनेंट सेपरेट करने हैं, और इसकी साथ साथ डबल एंट्री भी पास करते जाना है कि क्या हो रहा है। तो कहता है बिजनेस कमेंस्ड विद कैपिटल इन कैश ₹150,000। तो पहली क्या फिगर आई, हमारे पास एक कैपिटल आया, कितना, 150,000 का, और दूसरी इफेक्ट क्या होगा, कैश आ गया 150,000, मतलब डबल एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। ओके, वो कहते हैं कि इन्वेंट्री ऑफ ₹100,000 वार परचेज फॉर कैश। कैश से हमने 1 लाख की इन्वेंट्री परचेज की, तो क्या होगा, 1 लाख से हमारा कैश कम हो गया और 1 लाख से हमारी इन्वेंट्री बढ़ गई, और हमने क्या किया, ठीक है, लॉजिकल, बिल्कुल, कोई इसमें चीज नहीं। एंड हाफ ऑफ द इन्वेंट्री वाज सोल्ड एट मार्कअप ऑफ 20%। और हमने क्या किया कि 50,000 की इन्वेंट्री सेल कर दी। इन्वेंट्री सेल कितनी हुई, 50,000 की, खत्म कर दी। अब सेल किस पे हुई है, कैश पे या क्रेडिट पे हुई, क्रेडिट पे सेल हुई है, क्या होगा, रिसीवेबल आ जाना चाहिए हमारा। 50,000 तो उसकी कॉस्ट है जो हमने सेल किया, अब रिसीवेबल आना चाहिए। रिसीवेबल कितने का आना चाहिए, 50,000 का आना चाहिए, जितने की इन्वेंट्री सेल हुई है। नहीं, 50,000 तो उसकी कॉस्ट है जो हमने सेल किया, सेलिंग प्राइस उसकी डिफरेंट है, वो कितनी है, कॉस्ट प्लस 20% मार्जिन। कितनी कॉस्ट थी, 50,000, 20% मार्जिन, 50,000 कितना बनता है, 10,000। तो मतलब हमने जो 50,000 की इन्वेंट्री थी वो रिसीवेबल्स को, कस्टमर्स को हमने 60,000 की सेल, ठीक है। अब अगर आप इसकी डबल एंट्री देखेंगे तो ये तो 10,000 ऊपर वाला है, देखो ना, 50,000 से इन्वेंट्री कम हो रही है, 10,000 से रिसीवेबल 60,000 से बढ़ रहा है, 10,000 का फर्क है। ये 10,000 बेसिकली क्या है, मतलब 50,000 की चीज हमने 60,000 की सेल की, तो ये 10,000 का फर्क क्या है, ये बेसिकली हमारा प्रॉफिट है। क्या हुआ, 10,000, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने 40,000 का फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट के ऊपर, क्या हुआ, फर्नीचर आया कितना, 40,000 का, क्रेडिट के ऊपर परचेज किया, मतलब लाइबिलिटी भी हमारी 40,000 से बढ़ गई। हमारे पास टोटल एसेट कितने हैं, तो ये हमने सारे कंपोनेंट को एनालाइज कर लिया। अब हम इसकी नेट फिगर निकालते हैं इसके मुताबिक। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एसेट। हमारे पास टोटल एसेट कितने हैं, प्रॉफिट एसेट है नहीं, कैपिटल एसेट है नहीं, कैश, कैश हमारा एसेट है। नेट कैश हमारे पास कितना पड़ा है, एक मिनट दीजिए, ये थोड़ा सा कनेक्टिंग इशू आ रहा है। अच्छा, अब यहां पे जरा देखिए थोड़ा सा कि कैपिटल जो है वो हमारा एसेट नहीं है, प्रॉफिट हमारा एसेट नहीं है, कैश हमारा एसेट है। हमारे पास नेट कैश कितना बच चुका है इस टाइम हमारे हाथ में, तो 1,50,000 हमारे पास आया था शुरू में कैपिटल की फॉर्म में, और 1 लाख की जो है वो हमने इसमें से इन्वेंट्री परचेज कर ली थी, तो हमारे पास नेट कैश पीछे कितना बच गया, 50,000। इन्वेंट्री 1 लाख की ली थी, 50,000 की सेल हो गई, कितनी पड़ी है, 50,000 की हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है। रिसीवेबल हमारे कितने आ रहे हैं, 60,000 के हमारे पास रिसीवेबल पड़े हैं, और फर्नीचर कितने का आ रहा है, 40,000 के हमारे पास फर्नीचर पड़े, लाइबिलिटी है। तो भैया एसेट टोटल हमारे पास कितने हैं, 200
40,000 माइनस क्या करना है इसमें से लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी कितनी है हमारी 40,000 जो हमने पेएबल फर्नीचर क्रेडिट पे लिया है, इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल का क्या कंपोनेंट होते हैं, हमने पहले एमसीक्यूज में इस चीज को डिस्कस किया है कि कैपिटल के मुख्तलिफ कंपोनेंट होते हैं। और वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, हमने कहा था कि कैपिटल के अंदर ऑनर इक्विटी होती है, उसके अलावा उसके अंदर प्रॉफिट होता है, उसके अंदर उसके बाद रिजर्व होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे प्रॉफिट 10,000 और ऑनर इक्विटी जो है वो कितनी 150,000, तो ये टोटल 160,000 हमारा कैपिटल होगा। तो क्या हुआ 200,000 माइनस 40,000 इक्वल टू 160,000, हमारी इक्वेशन टैली होगी। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, सी जो है वो इसका हमारा आंसर होगा। ये वाली इक्वेशन जो है ये वैलिड इक्वेशन है। ठीक हो गया। तो ये आज 5 एमसीक्यूज, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ज़्यादा करेंगे। ये थोड़े से लेंथी थे और बेसिक भी थे, बेसिकली इसके अंदर हमारी वर्किंग ज़्यादा थी। और फिर आगे आगे जो है हम अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह 8-8 10-10 जो है वो कंप्लीट करके इसको 5 से 6 वीडियोज़ में हम अपना पूरा मॉडल पेपर जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे बेटा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह लाइव क्लास के अंदर। अगर आपने क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।